चलिए ध्यान देंगे हम लोग बिहार का बजट का बेसिक कल पढ़ लिए थे, तो बजट की हम सोचे पढ़ाई दें। जब हम लोग बजट पढ़ ही लिए हैं तो बजट बजट में याद है आपको पूंजीगत घाटा किसको कहते हैं? नालायक, पूंजीगत घाटा होता है। यस सर भी बोल। पूंजीगत घाटा होता है जी। राजकोषीय घाटा होता है कि नहीं? प्राथमिक घाटा, राजस्व घाटा। इतने ध्यान रखना, ये तीनों बहुत ज्यादा जरूरी है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप एकदम गंभीरता से एकदम मेरी ओर देखिए। देखो बिहार का बजट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आपको ये जानना है कि अब आप लोग पढ़ चुके हैं इकोनॉमिक सर्वे। तो बजट का आकार क्या है? 2,78,726, मतलब सरकार इतना रुपया खर्चा कर रही है। देखो बजट में इतना खर्चा होने वाला है। बजट में तीन चीज आपको हम थोड़ा बता दें जल्दी से। अगर हम बजट की बात करें, लेकिन आप लोग जान रहे हैं क्योंकि पढ़ाए हुए हैं कल भी बजट। बजट में देखो तीन बात पेश होता है। एक को बोलते हैं बजट एस्टिमेट, जो कि जैसे बजट 2024-25 का है, तो एस्टिमेट हम लोग अनुमान लगाते हैं कि अगला साल 24-25 में क्या खर्चा होगा। देखो बजट पेश कब हुआ था? फरवरी 2024। और हम लोग कहते हैं कि खर्चा ये जो 24 देख रहे हो, ये 1 अप्रैल से 31 मार्च 2025 तक कितना खर्चा करेंगे उसको एस्टिमेट बोलते हैं, बजट अनुमान। दूसरा इसमें आता है रिवाइज्ड एस्टिमेट। रिवाइज एस्टिमेट मतलब पुनरावृत्ति। हम लोग देखते हैं कि जैसे देखो आपको ये बता रहे हैं कि जो वित्तीय वर्ष होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। बोलो ये तो दिमाग में आ रहा है सबको। अब देखिए कि बजट पेश हुआ है फरवरी में, सॉरी फरवरी तो इधर है कहीं, फरवरी में बजट पेश हुआ। ये 2024 है, 31 मार्च 2025 इसके लिए बजट पेश हुआ है। अभी फरवरी 24 चल रहा है। 2024 के फरवरी में जब बजट पेश हुआ तो कह रहे हैं कि 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक इतना रुपया खर्चा करेंगे। कितना अभी बताए? 9,78,700, 2,78,726। अब याद रख सकते हैं 2.7 लाख करोड़। इतना लाख करोड़, इतना करोड़ जो लाख है, इतना इतना लाख करोड़, तो हम कह रहे हैं इतना लाख करोड़। तो इतना लाख करोड़ हम लोग इस समय खर्चा करेंगे। आप ये बताइए कुछ बजट पहले भी तो पेश हुआ था 2023 में, नहीं पेश हुआ था क्या? 2023 के कब पेश हुआ होगा? फरवरी में। 2023 के फरवरी में बजट पेश हुआ था। और ये बजट किसके लिए पेश हुआ था? तो आप कहेंगे समझ गए सर, 1 अप्रैल से पेश हुआ होगा 2023 से कब तक के लिए? एकदम सट जाएगा यहां 31 मार्च 2024 तक। तो क्या ये बताइए 31 मार्च आ गया कि अभी फरवरी चल रहा? क्या हम लोग यहां से यहां तक कितना खर्चा हुआ वो पूरा जान जाएंगे? नहीं, हम लोग यहीं तक जान पाएंगे। इसीलिए इसको कहते हैं कि इसमें जो अनुमान लगाए थे इसके लिए उसका कुछ हिस्सा तो खर्चा हो गया, वो रिवाइज्ड। और एक होता है एक्चुअल्स, वास्तविक। अब वास्तविक का मतलब क्या है? जो इससे पहले वाला साल चल गया है उसका। तो लेकिन एक्चुअल्स हमारे लिए अभी कोई काम का है नहीं, हम लोग अभी एग्जाम के हिसाब से बात कर रहे हैं। तो एग्जाम में दो ही काम का है, रियल एस्टिमेट, रिवाइज एस्टिमेट पुनरावृत्त अनुमान, और बजट अनुमान। मतलब अगला साल यहां से यहां तक कितना खर्चा करेंगे 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, और पिछले साल 1 अप्रैल 2023 से अभी तक कितना खर्चा कर दिए हैं अभी तक। ये दोनों काम। तो कहीं आर ई या बीई का मतलब आपको समझ में खाली आना चाहिए। अभी हम ये कह रहे हैं कि जो बजट अनुमान लगा रहे हैं हम लोग कि अगला साल यानी 1 अप्रैल 2024 से आने वाले 31 मार्च 2025 तक हम लोग 2,78,726 करोड़ खर्चा करेंगे। इकोनॉमिक सर्वे में हम लोग पॉइंट पॉइंट याद किए थे। अभी हम लोग को डायरेक्ट याद रखना है कि 2.7 लाख करोड़, यानी कि जल्दी बोलो 2 लाख, बोलते जाओ तब याद होगा, 2,78,726 करोड़। धीरे धीरे हम स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे पढ़ाएंगे। जितना अगले साल खर्चा होगा वित्त वर्ष में वो बजट का आकार कहलाता है। पिछले साल यानी 2023-24 में जो आकार था बजट का, जो खर्चा का अनुमान था, उससे 16,840 ज्यादा खर्चा इस बार कर रहे हैं। बिहार का अब तक का इस सबसे बड़ा बजट है, लार्जेस्ट टिल नाउ। अभी तक का सबसे ज्यादा खर्चा वाला बजट बिहार का 2024-25 का है। क्यों? 25 में इलेक्शन, खतरनाक इलेक्शन है। तो आप ये देख रहे हो कि
दो चार बार बोलो कितना का बजट, 2,78,726। भूलने लगो तो कम से कम 2.7 लाख करोड़ आपको याद होना चाहिए। अब तक का सबसे बड़ा बजट है। सरकार कह रही है कि 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक इतना रुपया खर्चा करेंगे। बताओ पिछले साल के बजट से कितना रुपया ज्यादा खर्चा, 16,840 करोड़ ज्यादा, 16,840 करोड़ ज्यादा। ये देखो आपको बताया बजट पेश कब हुआ, तो 12 फरवरी को इकोनॉमिक सर्वे, अगले ही दिन बजट पेश होता है 13 फरवरी। वित्त मंत्री और हमारे उप मुख्यमंत्री कौन है, सम्राट चौधरी। अब बात हम करते हैं सर बजट इतना तो शॉर्ट में बता दी, सबसे इंपॉर्टेंट है कल हम बता दिए थे आपको बजट का कौन सा अनुच्छेद में क्या अनुच्छेद सब समझा में। कंटिजेंसी फंड क्या होता है आप जानते हैं, कंसोलिडेटेड फंड क्या होता है आप जानते हैं, आकस्मिक निधि, संचित निधि पढ़ाए हैं ना दोस्त, याद है ना सबको। चलो अब ध्यान दो, अगर हम आपसे बात करें कि कुल इन सर पहले खर्च की बात करें, बताओ बजट इस बार टोटल कितना खर्चा करना है, 2,78,726। सरकार कह रही है हम इतना खर्चा करेंगे, तो पहले उससे पूछो कि कमा कितना रहे, तो ही कह रहा है कि तुम मामूली समझ रहा है, 2,78,926 करोड़ कमा रहे हैं। देख लो कमा रहे हैं 2,78,926, खर्चा है 2,78,726, तक कमाई ज्यादा हुआ कि खर्चा, इनकम ज्यादा है। बताओ कैसा बजट, सरप्लस बजट है, यानी हम लोग के पास पैसा बच रहा है। ऐसा बिहार सरकार कहती है कि कमाई ज्यादा है खर्चा कम है, फिर भी अब तक का सबसे ज्यादा खर्चा है। अरे बोलो अभी ना तुमको बोले सबसे ज्यादा खर्चा इसी साल हो रहा है, पिछले साल के बजट से 16,840 करोड़ ज्यादा। सरकार से पूछे कि जी कमाए तो 2,78,926, कमाई नहीं पूछो 926, खर्चा सता रहे हैं 726। बोले दिमाग में क्लियर सबको, याद रखना। बताओ कल बताए थे खर्चा कितने प्रकार से करते हैं, दो, राज करे वाला खर्चा करेंगे, नौकर रख रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं, राजस्व खर्चा। आपको हम बोले कि आप खर्चा दो तरह से करते हैं, एगो तो रख लो घर में राज करने के लिए नौकर रख लिए, चाट पकौड़ा मार रहे हैं, कभी जाना हुआ तो कार से ही जा रहे हैं, तो कहना समझ गया आप राजस्व खर्चा कर रहे हैं। अरे बोलो हाँ या ना। तो सरकार अगर नौकरी देगी तो कौन सा खर्चा है, राजस्व। और सरकार कह रही है कि हम इस बार 2,25,677 करोड़ का राजस्व खर्चा करें। राजस्व खर्चा ही सरकार का 2,25,677, देखो तीन चार बार 5 बार पढ़ोगे तभी ऑप्शन से बनेगा। 2,25,677 सरकार कह रही है कि मेरा राजस्व खर्चा है, मामूली नहीं समझना। ये 2,25,677 राजस्व, कहना सर कितना खर्चा है, जल्दी बोलो, 2,78,926, खर्चा कितना है, तो खर्चा तो सता रहा है 726। अरे बोलो है ना, खर्चा कितना है, तो इसका लगभग 81% सरकार राजस्व खर्चा कर रही है। सोच लो, बस दिमाग में सेट रखना कि जितना टोटल खर्चा है उसका लगभग 81% सरकार खर्च कर रही है राजस्व। मतलब सरकार राज करने वाला खर्चा 81, नौकरी मतलब ज्यादा देगी। आपको बोले कि इस बार नौकरी आना ही आना है, वो देखो इसके अब जो बजट पढ़ रहा है वो समझ गया कि नौकरी तो आएगा, इसी बार आएगा क्योंकि सबसे बड़ा बजट है। अरे हाँ या ना, कितना परसेंट राजस्व खर्चा है, 81% राजस्व है। बताओ ये कितना बच गया, तो जी 19% बच गया, नहीं बच गया जी, लगभग 19, अगर एग्जैक्ट निकालोगे तो 18.73 आ जाएगा, 18.13 आ जाएगा। अरे बोलो, तो लगभग 19% हम कह देंगे, ये 81 है, 18 आएगा, 19.13, ये एग्जैक्ट आ जाएगा। अपना आप देख लोगे, 97 और 300 नहीं हो गया तो 19.03 आ गया, इतना परसेंट वो तो निकाल लेंगे ना। बताओ आपसे कहे कि टोटल खर्चा का कितना परसेंट राजस्व खर्च है, 81, तो दुए को खर्चा होता है राजस्व और पूंजीगत। पूंजी निर्माण में सरकार मात्र 53,048 करोड़ रुपया खर्चा कर रही है। तुम ऐसे याद रखना कि मात्र 53,000 रुपया पूंजी के लिए, मतलब स्कूल बनेगा 53,000, सड़क बनेगा 53,000, मेट्रो बनेगा 53,000, ये सब जो देख रहे हो पूंजीगत खर्चा है। सरकार कह रही है कि बहुत नहीं, अभी 53,000, ज्यादा नौकरी दो इस सबको, कितना 2,25,677, इतना याद नहीं रहेगा, याद रखना इसका लगभग 81%, हाँ या ना। चलो इनकम पूछे तो इनकम में तो सरकार कह रही हमको 200 ज्यादा, कितना 2,78,926, कहना इनकम में नो पूछो 900। अब इसमें देखना राजस्व इनकम कितना, राजस्व का मतलब सरकार का वह इनकम जो सरकार को लौटाना नहीं है। सरकार तुमसे टैक्स ले ली, क्या लौटाएगी सरकार,
हेलमेट पहन के नहीं जा रहे थे, हेलमेट का टैक्स ले ली, सरकार लौटाएगी नहीं? तो सरकार कह रही है हेलमेट चेकिंग जोर से करो। क्यों? क्योंकि हमको ये वाला इनकम ज्यादा चाहिए। तो जहां जहां देख रहे हो हेलमेट चेक कर रहे। पुलिस का कोई मन नहीं, बस गाड़ी से उतरे हेलमेट। सब पुलिस को टारगेट दिए हुए कि आपको टारगेट है कम से कम रोज इतना करोड़ या इतना लाख इतना हजार का आपको टैक्स वसूल के देना है। कौन सा? दंड वाला। तो राजस्व इनकम सरकार को ज्यादा चाहिए, और देख रहे हो 278 में 226 यहीं से आ रहा है। 278 926 में 2,26,798 करोड़। इतना तो याद नहीं रहेगा। 278 में 226 यहीं से, बस तीन तीन खाली आगे का याद रखेंगे, हम लोग को ऑप्शन में मिल जाएगा। यहां कहना कि सर इनकम तो 2,78,926 बताए, नो, तो 278 में बताओ 226 यहीं से आ रहा है। अब बताओ अगर 226 यहीं से आ रहा है तो घटा देंगे 278 में 226। 278 में अगर हम 226 घटा दें तो बताओ 6 में से 2 घटेगा 2, 7 में से 5, तो 52 के आसपास यहीं से आ रहा। अब देखना एकदम दिमाग में सेट रखना, उसमें पूंजीगत कहोगे तो 4 दूनी 8, वो इकोनॉमिक सर्वे था, लाख करोड़। यहां का ना 52,000 करोड़ इधर है और 53,000 करोड़ इधर है। सरकार को पूंजीगत कमाई आ रहा है 52,000 और खर्चा कर रही है 53,000 करोड़। लेकिन बाकी बोलो, हमको उम्मीद है कि आपको कुछ कुछ समझ में आया होगा। क्या ये याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जरा देखना कितना याद हुआ, हम देखते हैं। आप बताइए सरकार जो बजट पेश कर रही है बिहार का 2024-25, जल्दी बोलो, पिछले साल से कितना रुपया ज्यादा है? 16,840 करोड़। यहां क्वेश्चन हम दे देते लेकिन क्वेश्चन अभी आ नहीं पाए, कोशिश किए, कोई बात नहीं, कल क्वेश्चन करा देंगे। अभी दिमाग में सेट रखना, क्वेश्चन कर लेंगे तो लिखना नहीं पड़ता मेरे को। इतना ज्यादा है पिछले साल से। बताओ सरकार के बजट का आकार कितना है? आकार का मतलब खर्चा, जल्दी बोलो। 278, खर्चा 7 की 9, कहना खर्चा सता रहा है 726 करोड़। याद रखना, अगर देगा ना तो यही देगा 7 9 लिख के, कि तुम दोनों याद किया है, मारो आप। तो कहना खर्चा सता रहा है, यही बजट का आकार है। बोलो कब बजट पेश हुआ? 13 फरवरी। किसने किया? सम्राट चौधरी। अब ध्यान दो, बजट तो शुरू से ही पेश हो रहा है तो बजट में कम्मा उम्मा नहीं करना, ध्यान दीजिए। अगर हम आपसे बोले कि 2 तरह का चीज है, एक तो इनकम है, आय, और बोलना एगो, जल्दी बोलो, खर्च। अगर खर्च बोले तो कहना एकदम क्लियर है, 278 7 की 9, 726 करोड़। इनकम कहना नो, कोई इनकम आ रहा है, 278 926। क्लियर है सबको इतना? अब बताइए कि 2 तरह का आय है, एक को बोलते हैं राजस्व आय और एक को पूंजीगत आय। खर्चा भी 2 तरह का मित्रों, राजस्व खर्च और जल्दी बोलो पूंजीगत खर्च, बस कैपिटल। तो अगर हम बोले तो कहना सर कैपिटल में सरकार को आ कम रहा है, जा ज्यादा रहा है? आ रहा है 52,000 और जा रहा है 53,000। बोलो इतना याद रहेगा सबको? अब 48-48 नहीं याद रहे तो कम से कम इतना तो याद होगा। ये खर्चा ये कितना परसेंट है? 19, ये भी 19, इधर कितना? 81, इधर भी 81। कहना सर हमको इतना याद है कि 278 में 226, इतना भी याद रहेगा। 3 गो पॉइंट और है, बोलो क्लियर है इतना? इतना भी याद है तो तुम क्वेश्चन निश्चित बना लोगे। 278 में राजस्व है 226। अगर हम बोले इधर 278 726 में 53 इधर चला गया तो बताओ यहां राजस्व कितना है? अगर हम बात करें राजस्व खर्च की बात करें तो कहोगे 2 2 5, उधर 26 है इधर 25। क्यों? क्योंकि बचा रहे हैं ना हम लोग, तो उधर 26 है इधर कितना है? 25। बस इतना ही तो अभी पढ़ाए हैं। बोलो ये क्लियर है सबका इतना? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखिए अब आगे बढ़ते हैं। बोलो हम लोग का इतना तक क्लियर है? इधर 226 है, इधर 225 है, इधर 53,000, उधर 52,000। बुद्धि में आया सबको? ठीक। कुल व्यय का कुल आय का आपको याद हो गया। चलिए अब हम लोग आगे आते हैं। जो सबसे मेन पॉइंट है यही टेबल है, ये वाला टेबल आपको याद होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है। उम्मीद, हम तो सोचे थे इसको पहले पढ़ाने का, ध्यान दीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है। सबसे पहली बात, जीएसडीपी का आकार क्या है, उत्पादन कितना हो रहा है। तो आप जानते हैं कि बजट एस्टीमेट है। अब देखना ये सब एस्टीमेट है सर, कितना इनकम आया उसकी बात नहीं कर रहे हैं, उत्पादन बिहार में कितना हो रहा है
उसको ना बोलते हैं जीएसडीपी। तो बिहार में 23-24 में रिवाइज यानी कि अभी तक में 1 अप्रैल 2023 से फरवरी 2024 तक में 8,60,238 करोड़ का उत्पादन है। तो कहिएगा ऐसे याद नहीं रखना, 8.6 करोड़ का उत्पादन है। बोलो क्लियर है? अगर बोलेगा सर रिवाइज एस्टीमेट के अनुसार जीएसडीपी का आकार कितना है बजट के अनुसार, तो 8.6 करोड़। अगर हम आपसे बात करें, सरकार कहती है अगला साल उत्पादन बढ़ा देंगे, कितना कर देंगे जी? तो 9.7 करोड़। देखो कितना आसान है, बस एक एक जोड़ देना है। 8.6 अभी उत्पादन हो रहा है, सरकार कहती है अगला साल एकदम घिंच देंगे, बढ़ा देंगे 9.7। ये तो सरकार एस्टीमेट देती है कि ऐसा हम कर दें, इस पर विश्वास नहीं करना, लेकिन सरकार का ये एस्टीमेट है, तो ये हमारे लिए ज्यादा जरूरी है कि हम लोग, अगर आप डीएसपी बनिएगा, आप एसडीएम बनिएगा, तो यही करना है कि ऐसा करने का प्रयास करना है। तो बताओ सरकार कितना कह रही है कि कर देंगे? 9.7 करोड़। हुआ कितना है? 8.6। दोनों में एक जोड़ देना। बोले कि जीएसडीपी का आकार क्लियर रहेगा? 8 अब क्वेश्चन में रहेगा ऑप्शन के साथ, तो आसानी से कर लोगे। हम क्वेश्चन कल कराएंगे। राजकोषीय घाटा, आपको हम बताए थे किसी भी देश का औकात जानना है तो राजकोषीय घाटा बहुत इंपॉर्टेंट अहम रखता है। इसमें विदेशी ऋण शामिल करते हैं? नहीं। पूंजीगत घाटा विदेशी ऋण को सॉरी बजटीय घाटा किसको छोड़कर? विदेशी ऋण को छोड़कर। यानी टोटल इनकम सॉरी टोटल खर्च माइनस टोटल इनकम माइनस विदेशों से प्राप्त ऋण। ध्यान देना। अगर राजकोषीय का बात करें, राजकोषीय घाटा का बात करें, तो बिहार का इस समय, ये याद रखना आपको, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस समय बिहार के टोटल जीएसडीपी का इसका 8.89% घाटा है। मतलब लगभग 9% ना हो गया जी, 9% तो घाटा है। लेकिन आपको एकदम एग्जैक्ट याद रखना है 8.89, यही ऑप्शन में रहेगा, 9 नहीं रहेगा। और 9 भी रहेगा, ऐसा भी दे देता है, 9 भी दे देगा, 9.12 दे देगा। तो आपके दिमाग में सेट होना चाहिए 8, 8, 9। ये जो देख रहे हो बिहार का अभी घाटा चल रहा है, बताओ राजकोषीय घाटा कितना रहना चाहिए? 3% से कम, कल बताए थे। तो सरकार कह रही है, अभी ना तेना देख रहे हो, अगला साल हम एकदम 2.9 ले आएंगे। सरकार के लिए अगला साल एकदम व्यवस्था सही कर देंगे। ये तो सरकार कह रही, तो वादा है, पिछला बजट में भी वादा की होगी कि हम 1 ले आएंगे। अरे बोलो, तो कहना समझ गए। अभी जीएसडीपी में घाटा कितना है? 8.89। करने का कितना अनुमान है? 2.98। ये 3 से कम हो गया। अब ध्यान देना, याद ये भी रखना पड़ेगा आपको कि राजकोषीय घाटा है कितना। तो राजकोषीय घाटा है 76,465। याद रहेगा नहीं, खाली पढ़ लेना है, कल क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे कितना याद है। अगर याद है तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, ये सब सवाल आएगा भी नहीं, ज्यादातर यही सवाल आता है। ज्यादातर क्या, आज तक ऐसा सवाल नहीं आया कि राजकोषीय घाटा कितना रुपया है। लेकिन ठीक है, 76,465 आ गया तो हम लोग भूलेंगे भी नहीं। 76,465 करने का अनुमान कितना कम कर देंगे? 29,095। 76,465 है और 29,095 करना है, समझ लो। 76,465 लगभग 75,000 है और 29,000 करना है, कितना मुश्किल काम है। देखो ये कोई लॉजिक ही नहीं है कि सर 5 नंबर ला रहे हैं, अचानक 92 लाना है, संभव ही नहीं। लेकिन यहाँ बिहार सरकार कह रही है सब संभव है, ये बिहार है। 75,000 करोड़ का, 76,000 करोड़ का नुकसान है, सरकार कह रही है कि नहीं अभी तो 29,000 कर देंगे, इसको घबराना नहीं। राजस्व घाटा मतलब राजस्व आय माइनस सॉरी राजस्व व्यय माइनस राजस्व आय। तो आपको राजस्व आय व्यय तो याद ही है, राजस्व आय याद है, राजस्व व्यय याद है, माइनस कर देंगे। बताओ 2.25 है, 2.26 है, तो घटाओगे तो एक के ना आएगा जी, 1100 के आसपास आएगा, नहीं आएगा। बस इसको याद थोड़े करना है, तो हम लोग को पता चल गया कि सर ये आएगा कितना। अच्छा अभी कितना आएगा? 1121। अब क्यों माइनस लिखे हैं? क्योंकि इतना बच रहा है, सरप्लस है हमारे पास। कल बताए थे माइनस में आएगा तो कहना सरप्लस है, तो सरप्लस है 1121 करोड़ का। अब देखो इस सरकार कह रही है कि अनुमान लगा, तो हम लोग अनुमान की बात करें, सरप्लस सरकार कह रही है कि हम लोगों को 1121 करोड़ का सरप्लस है। 1121 कितना आसान है, सरप्लस या तो याद रख लो या तो घटा के निकाल लो। तो 1121 हम लोग को सरप्लस है, जीएसडीपी का 0.11%। सरप्लस भी है 1121, जीएसडीपी का 0.11%। ऐसा अनुमान है कि अगला साल अचीव कर लेंगे। औकात कितना है? अभी हम लोग घाटा में 35,000 हैं, सरकार करिए अगला साल हम 1100 बचा लेंगे। अभी 35,000 घाटा है, अगला साल 1,000 बचा लेंगे। बहुत फेरा है, समझ रहे हो? इधर बिहार सरकार कह रही है, तो आपको बजट में यही चलता है कि रिवाइज क्या है, एक्चुअल क्या है।
तो रिवाइज में असली औकात आई मेरा टारगेट। मतलब इस बार परीक्षा दिए तो 3 नंबर आया, अगला बार 103 नंबर लाएंगे, यही मतलब। प्राथमिक घाटा की बात करें तो सरकार कह रही है कि अभी ना देख रहे हो 58,000 घाटा, अगला साल हम होश ठंडा कर देंगे, मात्र 8,000 घाटा रहेगा। 58,000 है, कहा 8,000 रहेगा, ये 5 सीधे पार कर देगी। क्या बोलो, ये दिमाग में कुछ कुछ बैठा? फिर से एक बार चलेंगे, ध्यान दो, शुरू से फिर से एक बार, जितना बार चलेंगे उतना फायदा है। ध्यान दीजिए, अगर हम बोले बजट किसने पेश किया, कब पेश किया? बजट का आकार मतलब कुल खर्चा, बोलो खर्चा कितना? 2,78,700, कहना खर्चा में 17 726। अब तक का बड़ा बजट है, पिछले साल के मुकाबले कितना ज्यादा? 16,840, बहुत बढ़िया। अगर हम बात करें कि सर बजट में क्या होता है, तो बजट में आय और व्यय का विवरण है, तो आय और व्यय देखना होगा। बोलेंगे व्यय, तो अभी याद किए 2,78,726, आया कितना? 926। अरे हाँ या ना? जो आ रहा है उसमें राजस्व कितना, एस करने में, नौकरी देने में कितना? 81%, 225। अरे बोलो हाँ या ना? और उधर 226, याद हो गया सबको? अगर बोले पूंजीगत की बात तो कहना इधर 52,000 आया और 53,000 गया। क्लियर सबको? आगे देखिए, 81-19 दोनों में है। अगर हम बात करें सबसे मेन टेबल का, तो मेन टेबल एक बार आपको चलना है बहुत ध्यान से। देखो मेन टेबल का बात कर रहे हैं तो आप कहेंगे सर बताओ, अगर जीएसडीपी का आकार पूछेंगे तो सरकार कह रही है कि अबर है 8.6, अगला साल 9.7 करोड़ हो जाए। हम लोग कमा रहे हैं कितना? 8.6, एक इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 8.6 लाख करोड़, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ठीक है? 8.6 लाख करोड़, और अगले साल कितना होगा? 9.7 लाख करोड़। तुम 86 या 976 देख के भी मार दोगे ऑप्शन में। आगे देखिए, राजकोषीय घाटा, सरकार कह रही है कि अगर तुम घाटा देख रहे हो कि 8 पॉइंट लगभग 9% घाटा, 8.89, लेकिन अगला साल हम 2% घाटा कर लेंगे। 8% घाटा में हो, अभी 2% हो जाएंगे, अगला साल सरकार करेगी। टारगेट होता है कितना? 3% से नीचे। तो कोई भी सरकार बजट करेगी पेश तो कहेगी हम 3% नीचे अगला बार अचीव कर लेंगे। ध्यान देना, अगर हम आपसे सवाल पूछे बहुत इंपॉर्टेंट, तो आप कहोगे सर राजकोषीय घाटा है कितना? तो 76, कहना 75,000 है, और टारगेट 29,000 का है कितना? 75,000, टारगेट कितना? 29,000। सरकार कह रही कि इस साल तुम देख रहे हो कि 35,000 रुपया का हमको राजस्व घाटा हो रहा है। 35529, 35,229, 35529, एक बार लिखोगे घर पे जाके, तो इतना राजस्व घाटा है। सरकार कह रही कि अगला साल हम सरप्लस में होंगे, 1,000 सरप्लस, 11-21, 1121, 1121। अभी कह रही है सरकार है 35,000 नुकसान में, 35529, इतना नुकसान। अगले साल 1121 फायदा। बोलो बुद्धि में आया? तो ये जो आप देख रहे हैं ये सरकार की नीतियां हैं। जीएसडीपी का कितना परसेंट है? तो 0.11% है, ये भी आपको ध्यान रखना है, टारगेट हमारा। प्राथमिक घाटा 58,000 रुपया का, और इस अगले बार टारगेट कितना का होना है? 8। बस सीधे कहना 58,000 है, 8,000 करना है। क्लियर सबको? अब हम लोग आगे आते हैं। अब देखो ये बजट का तो एक्चुअल डाटा था जिसको डायरेक्ट याद करना है, इसको तो याद ही करना है। अब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो और याद करना होता है, लेकिन उसमें फिगर्स कम होते हैं। ये लास्ट बात देख लीजिए, आपको हम बताए थे 2 तरह का खर्चा सरकार करती है अपने राजस्व खर्च में, योजनागत खर्च और गैर योजनागत खर्च। योजना के तहत कितना खर्च कर रही है सरकार इस बार? 1 लाख करोड़। सरकार कह रही है कि 2 लाख तो खर्चा कर रहे हैं ना, 2,78,726, उसमें 1 लाख करोड़ योजना के तहत खर्चा होगा, 36%। 34% जो बच गया, ऐसे याद क्या करना है आपको? 2,78,726 करोड़ टोटल खर्चा है, 1 लाख करोड़ सरकार कह रही है कि योजना के तहत। बताओ कितना बच गया? ये हो गया गैर योजना। दिमाग में आ गया सबको? अब जो सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग देखेंगे बजट की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। देखो ई वाला टेबल तो आपको पॉइंट याद नहीं रखना है, इन्हें की पॉइंट या पॉइंट इसलिए लिख दिया क्योंकि आपको देखना है कि खुद ही कंपेयर करना है। आपको ध्यान रखना है कि 1 रुपया सरकार के पास कहां से आता है, मतलब कितना 1 रुपया अगर सरकार कमा रही है तो कहां से पैसा आ रहा है। 1 रुपया में 40 पैसा सरकार को केंद्रीय टैक्स से हिस्सा आ रहा है। देखो सरकार बिहार में चला रही है तो केंद्र सरकार सीजीएसटी लेती है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स।
राज्य सरकार SGST लेती है। अरे बोलिए हाँ या ना, स्टेट जीएसटी। तो आप कहेंगे सर केंद्र सरकार ज्यादा पैसा लेके जाती है, तो केंद्र सरकार जब पैसा ले लेती है ज्यादा, तो केंद्र सरकार के पास 2800 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश से पैसा आता है। तो सरकार कहती है देखिए मुंबई का बहुत डेवलपमेंट हो गया है, दिल्ली का बहुत डेवलपमेंट हो गया, जो ज्यादा गरीब है, जहां खाने का पैसा नहीं है, वहां थोड़ा ज्यादा पैसा दे देती है। तो बात है, तो डिपेंड करता है कि मोदी जी किसको चाह रहे देना। तो ध्यान दीजिए, अगर हम बोले सबसे ज्यादा बिहार में जो इस बार पैसा आ रहा है, बजट कह रहा है कि हमको सबसे, अब ये वाला डेटा याद नहीं रखना, याद ये रखना है कि सबसे ज्यादा सरकार को पैसा केंद्र के टैक्स से आ रहा है। सरकार, केंद्र हम लोग को ज्यादा पैसा दे रही है। उसके बाद दूसरे बार हम लोग अपना टैक्स ले रहे हैं, राज्य का टैक्स। दिमाग में सेट रखना। आपसे कहेगा 1 रुपया कहां से आता है, सजाने के लिए दे देगा। तो सबसे ज्यादा पैसा कहां से आता है, केंद्र के टैक्स में हिस्सा। दूसरा, राज्य का टैक्स का जो राजस्व है, सरकार के पास जो रेवेन्यू है, वो आ रहा है। 3 नंबर में सरकार को केंद्र सरकार सहायता अनुदान दे रहा है, ग्रांट इन एड। एड का मतलब तुमको पैसा दे दिए, 2 तरह से पैसा दिया जाता है, एगो लोन, एगो एड। एक को कहते हैं अनुदान, एगो कहते हैं ऋण। अनुदान का मतलब एक बार दे दिए तो जाओ ऐश करो। पापा आपको अनुदान दे रहे हैं, लेकिन हमसे पैसा लोगे तो हम वापस मांगेंगे, तो कहना समझ गए वो कर्जा दे रहे हैं। बोलो दिमाग में आ रहा। तो केंद्र सरकार जो दे रही है सहायता अनुदान, ग्रांट इन एड, 3 नंबर पर याद रखोगे। सबसे ज्यादा केंद्र का टैक्स, 2 नंबर राज्य का टैक्स, 3 नंबर में केंद्र सरकार अनुदान दे रही है। अभी अभी मोदी जी आए, 6600 करोड़ दे दिया जमुई को कि लो, तो कहां गया पैसा, हमारे पास आएगा। चौथा जो पैसा आ रहा है, 4 याद रखना आपको, क्योंकि सब बड़ा डिजिट में है, बाकी सब छोटा हो जाता है। चौथा, लोक ऋण। लोक ऋण का मतलब सरकार जनता से जो कर्जा ले रही है। सरकार कह रही है कि हम, मेरे पास कम पैसा है, कुछ दे दो, सिक्योरिटी बॉन्ड जारी किए, तुम लोग को पैसा देंगे, बाद में ब्याज देंगे। तो सरकार, ये चारों याद रखना। पहला बोलो, केंद्र सरकार से ऋण। दूसरा, राज्य सरकार का ऋण। तीसरा, सरकार जो केंद्र हम लोगों को अनुदान दे रही है। चौथा, लोक ऋण। हम लोग जो पब्लिक डेट लिए हैं वो देखो, एक बार नीचे भी पढ़ लीजिए, यही 6 दिया हुआ रहेगा बजट में आपका कहीं भी। अगला है राज्यकार भिन्न राजस्व। राजस्व से भिन्न जो टैक्स सरकार लेती है, जैसे दंड वंड ले लिया, राजस्व नहीं है वो। ऋणों की वसूली जो सरकार कर रही है, ऋण के वसूली, मान लो कि उड़ीसा को हम पैसा दिए तो उससे जो ऋण आ रहा है, तो वो इतना पैसा है। ये 4 ध्यान रखना, सजाने के लिए ऑप्शन में 4 ही रहेगा, उससे ज्यादा नहीं रहेगा। अगर हम बात करें गोइंग, 1 रुपया जा कहां रहा है, पैसा आ तो रहा है, देख लिए कि केंद्र सरकार दी, हम टैक्स लिए, ग्रांट मिला, सहायता अनुदान। चौथा, हम लोग क्या कर रहे हैं, लोक ऋण। पैसा जा कहां रहा है, सरकार खर्चा कहां करे। सबसे ज्यादा पैसा सरकार सामाजिक सेवा पे खर्च कर रही। सरकार कह रही कि हमको जितना पैसा आया, 1 रुपया आया, तो 38 पैसा हम समाज सेवा, सोशल सर्विस में खर्च किए। सोशल सर्विस समझ रहे हो, वृद्धा पेंशन, महिलाओं का पैसा, बच्चों को शिक्षा के लिए, नहीं समझे, यही सब सामाजिक सेवा। दूसरा सामान्य सेवा है, पेंशन जो सरकार का अपना खर्चा है, जैसे वेतन उतन में सरकार दे रही है, पेंशन दे रही है सरकार, वो सामान्य सेवा। तीसरा आर्थिक सेवा। तो ये 3-4 आपको ध्यान रखना है बस, बाकी यही याद रखने की जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा सरकार खर्चा कहां कर रही है, सामान्य सेवा पर, 38.89%। अगर सामान्य सेवा की बात करें 29, तो याद क्या रखना है, सामाजिक सेवा, सामान्य सेवा, आर्थिक सेवा, लोक ऋण की वापसी, जो लिए हो दोगे नहीं, लोक ऋण की वापसी। तो 4 याद रखेंगे, समाज सेवा, सामान्य सेवा, आर्थिक सेवा, लोक ऋण की वापसी। बोलो क्लियर है, समाज सेवा, सामान्य सेवा, आर्थिक सेवा, लोक ऋण की वापसी। क्लियर है, ये देख लेना अगर मन है तो। आगे बढ़ते हैं, यहां देखो लिख दिए, यही सवाल बार बार पूछता है कि सामाजिक सेवा में सबसे ज्यादा कहां खर्चा किया, 38.89%। बोलो, समाज सेवा पर 38.89%, सबसे ज्यादा खर्चा सरकार समाज सेवा पे। और समाज सेवा में कहां, शिक्षा विभाग, सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग में 2 लाख तो नौकरी दी है, तो कहां से पैसा आएगा, तो सबसे ज्यादा पैसा आप देख रहे हो शिक्षा विभाग को दिया गया। इतना आपको दिमाग में सेट रखना। देखते हैं याद हुआ कि नहीं, जल्दी बोलो मेरे साथ। पहले बताओ आप कि बजट में अगर हम बात करें शुरुआत से फटाफट, तो आप ये बताइए कि कब बजट आया, कितना आकार है, 2,78,726 करोड़ आया। कितना पैसा आया, 2,78,926। बोलो पूंजीगत इनकम कितना है, 52,000। पूंजीगत खर्च कितना है, 53,000। 81% हम लोग राजस्व आय ला रहे हैं और राजस्व खर्चा कर रहे हैं। क्लियर सबको, राजस्व पैसा आ कितना रहा है, 226, आने गया कितना, 225। सरकार कह रही है कि हम राजकोषीय बचा रहे हैं, अगला साल कितना, 1121 करोड़, ये सरप्लस होगा। इस बार घाटा कितना है,
तो कहोगे 35527, याद है? इतना करोड़ हम लोगों का खर्चा है, ये राजकोषीय बात कर रहे हैं। अगर हम आपसे पूछें कि जीएसडीपी का राजकोषीय घाटा कितना होना है अगले साल, 0.11%, ये सब इंपॉर्टेंट बात है। सरकार कह रही है कि हमको कितना, जल्दी बताओ, 58,111 करोड़ का अभी नुकसान है, देख रहे हो, प्राथमिक। लेकिन अगले साल कितना हो जाएगा? 8,000। दिमाग में आ रहा है सबको? आगे हम बढ़ते हैं तो बजट में सरकार कहती है कि हम लोग जो योजनागत खर्च कर रहे हैं वो 36% है और गैर योजनागत 34। बताओ योजनागत खर्चा कितना है? 1,00,000 करोड़। क्लियर सबको? कितना टोटल खर्चा कर रहे हैं? 2,78,726। घटा देंगे तो निकल जाएगा गैर योजनागत। अब बात करते हैं पैसा कहां से आ रहा है। खड़ा हो तुम, सबसे ज्यादा पैसा कहां से आ रहा है? बैठ जाइए। सबसे ज्यादा पैसा कहां से आ रहा है? केंद्र सरकार जो हम लोगों को टैक्स दी। दूसरा बात, किस केंद्र सरकार के टैक्स में हिस्सा। दूसरा राज्य का टैक्स। तीसरा सहायता अनुदान। चौथा लोक ऋण। चारे याद रखना, एबीसीडी 4 ही ऑप्शन होता है। बोलो क्लियर? अगर हम बात करें कि सरकार खर्चा सबसे ज्यादा समाज सेवा, सामान्य सेवा, आर्थिक सेवा, लोक ऋण की वापसी। समाज सेवा पे कितना? 38.89%। उसमें भी सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग 18%। बोलो क्लियर सबको? तब तो क्लियर, शिक्षा से 18% जीएसटी भी लेती है। तो आपके दिमाग में आ गया इतना क्लियर। अब देखो मेन है, अब ज्यादा डाटा नहीं है लेकिन ये सब बजट में दिया हुआ है तो ये आपको याद रखना। 2-4 बार पढ़ोगे इसको तभी याद होगा। ये बजट में है, सरकार की 8 प्राथमिकता है। इस बार सरकार कह रही है कि मेरा 8 गो प्राथमिकता है, हम इसको वैल्यू ज्यादा देंगे। क्या है 8 प्राथमिकता? तो नियुक्ति रोजगार। सरकार कह रही है कि देखो रोजगार दे रहे तो नियुक्ति पत्र भी बांटती है, तो पहला ही काम है मेरा नियुक्ति रोजगार। नियुक्ति रोजगार के बाद महिला सशक्तिकरण, विभिन्न वर्गों का कल्याण। पहले मेरे साथ बोलो, नियुक्ति रोजगार, महिला, विभिन्न वर्ग। उतना नहीं बोलना है, महिला को कमजोर थोड़े करेंगे। दिमाग में आ रहा सशक्तिकरण, जो कह रहे हो बोलो। नियुक्ति रोजगार, महिला, विभिन्न वर्ग। नियुक्ति रोजगार, महिला, विभिन्न वर्ग, डिफरेंट क्लास। अरे बोलो है ना? नियुक्ति रोजगार, महिला, विभिन्न वर्ग, इतनों एक साथ याद हुआ। स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि। स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि। बोलो बोलो। स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि। अब तो खत्म हो गया उद्योग, पर्यावरण। उद्योग लगाएंगे तो पर्यावरण को नुकसान होगा। अरे बोलो है ना? तो उद्योग, पर्यावरण। अब एक बार पढ़ लेते हैं, क्या कि ऑप्शन में रहेगा तो हम लोग कर लेंगे। सवाल क्या देगा? 8 में से 4 को ऑप्शन दे देगा, कहेगा इनमें से कौन सरकार की प्राथमिकता नहीं है बजट 24-25 के अनुसार। तो याद करो, नियुक्ति रोजगार, महिला, विभिन्न वर्ग, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, उद्योग, पर्यावरण। कितना आसान है, नहीं याद हो गया? बोलो जल्दी। नियुक्ति एवं रोजगार, महिला सशक्तिकरण, विभिन्न वर्गों का कल्याण, स्वास्थ्य प्रक्षेत्र, महिला शिक्षा प्रक्षेत्र, कृषि एवं ग्रामीण विकास, उद्योग उद्यमिता विकास, पर्यावरण संरक्षण और हरित। एक बार मेरे साथ बोलो। नियुक्ति रोजगार, महिला, विभिन्न वर्ग, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि। अच्छा, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि तुमको चुनना है रे। स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, उद्योग और पर्यावरण। अब देखो एक एक क्लास को, यही 8 पढ़ना है, बस बजट खत्म हो जाए। यही 8 पढ़ना है दोस्तों। 8 देखिए, नियुक्ति रोजगार में सरकार क्या कर रही है तो सब जान रहे हो। टीआरई 1, टीआरई 2, सरकार कह रही है कि हम 2 लाख नौकरी दिए, सॉरी 20 लाख नौकरी दी। अब सरकार 20 लाख कैसे दिए तो तुम जानो। सरकार ने कहा कि हम 20 लाख नौकरी अगला साल दे देंगे। 20 लाख नौकरी, 24-25 का बजट है ना, तो अगला साल 20 लाख नौकरी देंगे। अब कैसे देंगे तो जो तुमको समझना है। मेडल लाओ नौकरी पाओ, ये अभियान चलाई, तो ये आपको ध्यान रखना। आपसे सवाल कहेगा 71 खिलाड़ी को सरकार मेडल ला के आइए, डीएसपी बन जाइए, कोई फेरा नहीं। तुमको ऐसे डीएसपी बनने में नहीं है तो खेल। अब मेडल लाओ नौकरी पाओ, डायरेक्ट डीएसपी, उससे नहीं नीचे नहीं ऊपर, एसडीएम नहीं बनाएंगे। हाँ, तुम सोच रहा है क्या कौन सा मेडल? अच्छा, इकारा कौन सा? कोनो मेडल लाओ। कोनो मेडल? मेडल कहां मिलता, किस खेल में? अब क्रिकेट में तो मेडल मिलता नहीं है, तो जिस खेल में मेडल मिलता, नाम क्या है? मेडल लाओ नौकरी पाओ। सवाल पूछेगा सरकार की किस प्राथमिकता के तहत मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना है, तो दिमाग में कौन नौकरी का बात कर, नियुक्ति एवं रोजगार। इसी के तहत एक और योजना सरकार ने शुरू किया है, बिहार लघु उद्यमिता योजना। ये देखो, बिहार लघु उद्यमी योजना, बिहार स्मॉल एंटरप्रेन्योर स्कीम। जो बिहार स्मॉल एंटरप्रेन्योर स्कीम देख रहे हो, बिहार स्मॉल एंटरप्रेन्योर स्कीम, स्मॉल एंटरप्रेन्योर स्कीम, ये विशेष जो देख रहे हैं आप, इसमें सरकार 100 करोड़ खर्चा कर रही है। इसमें क्या है
कि कोई भी गरीब परिवार जिसमें कोई नौकरी नहीं करता है, वो एक भी आदमी का नौकरी है, गरीब परिवार नहीं है। आठ, आप गरीब परिवार समझो, ईडब्ल्यूएस का जो कैटेगरी है वही है। तो उतना जमीन नहीं होना चाहिए। गरीब को 2 लाख रुपया सरकार एड दे। देखो ये समझना, ग्रांट इन एड का मतलब अनुदान। लो 2 लाख, पैसा वापस नहीं चाहिए। नौकरी कर, कुछ उद्यमिता कर, मुर्गा छाप साबुन खोल दो, कुछ भी बनाओ, छोटा उद्योग करो। अब 2 लाख में बड़ा उद्योग तो होगा नहीं। आदमी 2 लाख में शादी नहीं कर सकता आजकल। आजकल जो व्यवस्था है तुम देख रहे हो, शादी में खर्चा ज्यादा है। तो बोलो, ये बात दिमाग में आया? दो योजना पढ़ा है सरकार का, टीचर वाला स्कीम, सरकारी भर्ती, टीआरई, टीचर रिक्रूटमेंट एलिजिबिलिटी टेस्ट। ध्यान दो, अगर हम बोले कि बिहार लघु उद्यमी योजना, कितना लाख, सॉरी 100 करोड़, कितना लाख मिलेगा गरीब को? 2 लाख। बताओ ये ऋण है या सहायता अनुदान? सहायता अनुदान का मतलब क्या है? सरकार, जैसे केंद्र सरकार दी, केंद्र सरकार ने कहा कि 6600 करोड़ 15 नवंबर को बिहार सरकार लो। बिहार कहे कि 6600 करोड़, अच्छा कोई बात नहीं, इधर खर्चा नहीं होगा, चुनाव में खर्चा, ये नहीं कर सकते। सहायता अनुदान का मतलब जिधर पैसा है वहीं खर्चा कर। अब मान लो सरकार ने किसी को 2 लाख दिया, वो कहा चलो पन्नी पियेंगे, तो नहीं पी सकते। आपको खर्चा 2 लाख करना होगा, सरकार को दिखाना होगा क्या कर रहे हो। डेली बैंक वाला आएगा, क्या जी पैसा दिए थे, कहां तक पहुंचा, क्या कर रहे हो, कितना, दिखाओ, सब कुछ दिखाओ, अब हिसाब देते रहो। ये जो देख रहे हो, क्या क्लियर है? अगला योजना की ओर बढ़ा जाए दोस्तों। ये देखिए, एक एक बार खाली पढ़ना है, एग्जाम में आप बना दोगे, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट जो देख रहे हैं, ये देखिए नेक्स्ट क्या क्या पढ़े थे, याद करो। नियुक्ति, रोजगार, महिला, विभिन्न वर्ग, उसके बाद स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, उद्यमी और उद्योग और पर्यावरण। आइए महिला सशक्तिकरण। देखो आपको ये कम से कम याद रखना है, जीविका। जीविका, जीविका कोई फुल फॉर्म नहीं सोचना। जीविका का मतलब है स्वयं सहायता समूह। कहीं नहीं लिखा हुआ है, कहीं एसएचजी लिखा होगा, देखो यहाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसको कहते हैं स्वयं सहायता समूह। स्वयं सहायता का मतलब अपने से महिला लोग मिलकर मंडली बनाएगी, अपने सब अपना सहायता करेगी। सही, अपना अपना सहायता कैसे होता है? सब लोग कुछ पैसा जमा करेगी, सरकार भी देगी मंडली बनाने के लिए कि 50 महिला है। हालांकि जब केंद्र पढ़ाएंगे तो उसमें आपको लखपति दीदी चलेगा, वो अलग है, वो मोदी जी का दिमाग है। इसमें मान लो कि जीविका बिहार के लिए 50 लड़की या 50 महिला अपना ग्रुप बनाई कि हम लोग को कुछ बिजनेस करना है लेकिन पैसा नहीं है। सब अपना रजिस्ट्रेशन, आधार कार्ड, ये सब करके सरकार के पास जाएगी कि जी हम लोगों को डीएम साहब के पास या एसडीएम के पास, जी हम लोग अपना एसएचजी यानी जीविका के तहत रहना चाह रहे हैं, तो सरकार इसको पैसा देगी। ठीक है, हम तुम लोग को पैसा दे रहे हैं, कुछ तुम लोग भी लगाओ, एगो बैंक आप लोग का अपना हो जाएगा। उसमें से जिसको जो रोजगार करना है, किसी को सिलाई मशीन चलाना है, किसी को मेहंदी खोल लगाने वाला दिमाग चलाना है, किसी को झाड़ू लगाना है, कुछ भी। ये जो देख रहे हैं, ये आप देख रहे हो, सरकार ने कहा कि इस चीज के लिए हम 10,000 करोड़ महिला को लोन दे देंगे। बैंक को कहेंगे कि अगला साल 10,000 करोड़ सभी महिला को जीविका में लोन देना। बैंक को दिखाना होगा 24-25 तक बैंक, इसलिए बैंक फोन करेगी कि जी लोन चाहिए, ले लीजिए प्लीज। सरकार का दबाव है कि तुम लोन काहे नहीं दे रहा, लोन देना होगा। ये 10,000 करोड़ बैंकों को लोन देना है। और ध्यान देना, जीविका के तहत जो 10 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप अभी तक बिहार में बन चुके हैं। बिहार में आदमी है 13 करोड़ और 10 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप बन चुका है। ध्यान देना, यहां स्वच्छता ही सेवा अवार्ड जीविका को मिला है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। भारत सरकार का मंत्रालय, भारत सरकार का मंत्रालय जीविका को दिया है स्वच्छता ही सेवा अवार्ड। याद रखिएगा, स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार किसको मिला है? तो मार देना गांधी जी, किसको मिला है? जीविका को। जीविका के तहत सरकार ने कहा कि हम 150 करोड़ का प्रावधान करेंगे। देख लो, बिहार उद्यमी योजना के तहत 100 करोड़ और महिलाओं के लिए 150 करोड़। 52 लाख महिला किसान जो देख रहे हैं, उसको नया टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाएगा। अगर कोई महिला किसान खेती करना चाह रही है तो उसको नया टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाएगा, जीविका के मिशन के तहत ही। महिलाओं द्वारा ये देखिए 85, याद रखना, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्लस्टर, जैविक खेती क्लस्टर का विकास किया गया है, विकास किया जा रहा है 85 को। आपसे पूछेगा कि जीविका के अंतर्गत कितने ऑर्गेनिक फार्मिंग क्लस्टर का विकास किया जा रहा, तो 85। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब जिसमें कोई खाद उद का यूज नहीं हो रहा। ये जीविका इंपॉर्टेंट बात हो गया। अगला देखो, सरकार कह रही है महिला सशक्तिकरण के अंदर ही कि राज्य बागवानी मिशन शुरू किया गया। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट,
राज्य बागवानी मिशन, तो दिमाग में आ गया कि किस विभाग ने शुरू किया होगा, कृषि विभाग, तो यहाँ लिख दिए हैं कृषि विभाग। इसके तहत अभी सब नंबर याद नहीं रखना है कि लगभग 12,000 महिलाओं ने बी फार्मिंग, क्यों सर ई क्यों याद रखना है, क्योंकि पूरे भारत में शहद उत्पादन में बिहार चौथे नंबर पर है, इसीलिए आपको याद रखना, नहीं तो हम नहीं लिखते। कौन सा योजना, जल्दी मिशन बोलो, राज्य बागवानी मिशन, वहां देखा राज्य मधुमक्खी मिशन, तो आदमी मार देगा कि चलो शहद इसी से आ रहा है। राज्य बागवानी मिशन के तहत 12,000 महिलाओं को मधुमक्खी फार्मिंग से जोड़ा जा रहा है कि मधुमक्खी पालिए। और इसमें आप देखोगे हनी प्रोडक्शन में बिहार का स्थान कम्मा है, भारत में चौथा नंबर। सबसे ज्यादा हनी किस जिले में हो रहा है, सब एक नंबर में कौन है, जल्दी बोलो, वैशाली, भारत में, नलायक वहां देख के बोल रहा है सब। भारत में एक नंबर बी प्रोडक्शन किसका है, उत्तर प्रदेश। बिहार में एक नंबर में हनी जो होता है उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश पूरे भारत का 19% हनी प्रोड्यूस करता है, जबकि बिहार पूरे भारत का 9% हनी प्रोड्यूस करता है, ध्यान रखना। बिहार में 3 जिला है जहां हनी ज्यादा होता है, बांका में भी हालांकि है, लेकिन महिलाओं द्वारा वैशाली, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर में आप देख रहे हैं हनी प्रोडक्शन का कार्य चल रहा है। नेक्स्ट आपको याद रखना है स्वच्छांगिनी परियोजना। अभी सब परियोजना एक बार पढ़ लोगे, एग्जाम में आएगा बता दो। ये स्वच्छांगिनी क्या है सर, ये एक बार में अगर आ गया ना एग्जाम में क्वेश्चन तो लगेगा कि सर पता नहीं क्या है। स्वच्छांगिनी परियोजना क्या है कि पटना शहर के जो झुकी झोपड़ी में महिला रहती है, अब कोई भी शहर है तो उसके चारों तरफ झुकी झोपड़ी है बहुत, तो सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा झुकी झोपड़ी मुंबई में धारावी। जो धारावी देख रहे हैं आप यही समझ लीजिए कि ऐसे एगो घर है, ऐसे घर है, आदमी ऐसे ऐसे निकलता है, जगह नहीं। और जो जगह है नीचे पूरा नाला है, नाला जाम है। आदमी एक इतना छोटा कमरा, मान लो मेरा स्टेज इतना कमरा होगा और वहां 4 आदमी सोया हुआ, ये धारावी है। आपको मजाक लग रहा होगा इसमें कैसे 4 को, झूठे बोल रहा है, ओकरे में खाना भी बनाना, झूठ नहीं बोल रहे, उसका 5,000 रेंट महीना का। तो धारावी दुनिया का सबसे बड़ा स्लम। देखो बिहार तो अपने स्लम के लिए सोच रहा है, मुंबई में नहीं सोचते। यहां देखो पटना के स्लम एरिया में, मतलब झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली महिलाओं के लिए उद्यमिता को बढ़ावा देना है इसका लक्ष्य। आपको जान के आश्चर्य होगा कि पटना की जितनी झुग्गी झोपड़ी में महिला रहती थी वो सब 26 जनवरी 2024 को दिल्ली में कर्तव्य पथ पर थे, राष्ट्रपति झंडा फहरा रहे थे और ये लोग सबको पहुंचाया गया था, वीआईपी लाइन में बैठा है। ये भी समझ लो, ये नीतीश जी का ही है कि वीआईपी लाइन में। कौन सा योजना है, स्वच्छांगिनी योजना, इसीलिए ये सब इंपॉर्टेंट है, कहीं से जोड़ के आपको दे सकता है, एक बार सुने रहना है। तीसरा बोलो क्या था, विभिन्न वर्गों का कल्याण। सर इसमें क्या क्या कल्याण करना है, तो सबसे पहले कल्याण क्या होता है, घर रहने के लिए घर देंगे, यही नहीं कल्याण है जी। तो सीएम हाउसिंग साइट परचेजिंग असिस्टेंट स्कीम, मुख्यमंत्री वास क्रय सहायता योजना, इसमें कहता है कि सरकार कह रही है कि अगर आपको अपना घर नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, तुम अपने कहीं भी रहने के लिए, अगर पटना में ये होता है कि जैसे कि कहीं भी कोई भी बड़ा शहर में उसको क्या रैन बसेरा बोलते हैं। रैन बसेरा का मतलब आपको कोई जगह नहीं है तो सरकार एगो बना दी है रैन बसेरा, वहां जाके अपना रह जाओ, फ्री में रहना, कोई दिक्कत नहीं है, वहां सब रिक्शा वाला सो रहा, ऐसे है रैन बसेरा, तो बहुत हाइजीनिक होता नहीं है, तो ध्यान दीजिए। तो रैन, अब सरकार कह रही है कि अपना घर नहीं है, रैन बसेरा में रह रहे हो इतना दिन से, हमको दिखाओ, तो जी सर रैन बसेरा में रह रहे थे, 2 साल से रह रहे हैं, कोई बात नहीं, हम तुमको 1 लाख रुपया देंगे, जाओ कहीं घर बना लो। पहले इस योजना, पहले भी चलता था लेकिन पहले 60,000 रुपया ही इसको दिया जाता था, अब 1 लाख रुपया जिसको घर नहीं है उसके लिए दिया जाता है। इंदिरा आवास अलग मिलेगा, ये अलग है। मुख्यमंत्री वास सहायता कर, तो आपसे पूछेगा कि वास सहायता के तहत कितना पैसा दे रहे हैं, 1 लाख। अब सुन लियो, कभी नहीं भूलोगे। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट है कि सहायता करने के लिए, विभिन्न वर्गों को कल्याण करने के लिए क्या करेंगे, घर दे दीजिए, पढ़ाई दे दीजिए, और क्या कल्याण करोगे तुम, तो पढ़ाई कर रहे हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास योजना, कह रहे हैं कि ये वाला जो योजना है, अब तुमसे ये पूछ लेगा कि कर्पूरी ठाकुर को क्या कहते हैं, लोक नायक, जन नायक, राष्ट्र नायक, ये सब पूछेगा तो क्या आंसर होगा, जन नायक। तो अब आदमी सोचेगा जहां कर्पूरी से पूछ दिया था उसको दिया था, क्या कहते हैं इसको, भारत रत्न, इसलिए आपको समझना है। तो कर्पूरी ठाकुर को जन नायक कहते हैं। सरकार ने कहा कि इनके नाम पर एक जिला में एक हॉस्टल निश्चित रहेगा, पहला चरण में, आगे बढ़ेगा फिर तो 1 हॉस्टल इन ईच डिस्ट्रिक्ट, प्रत्येक जिला में कम से कम एक माइनॉरिटी के लिए, अल्पसंख्यक के लिए रेसिडेंशियल स्कूल होगा, अल्पसंख्यक में बौद्ध, मुस्लिम, सिख, ये सब, और आवासीय विद्यालय बनाया जाएगा
एक, कम से कम एक ये बनाया जाएगा, ऐसा सरकार का कहना है। अगला कौन था? स्वास्थ्य क्षेत्र, याद है? स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि। तो स्वास्थ्य में सरकार ने कहा है कि देख लो 6 मेडिकल कॉलेज था पहले और आज 13 कार्यरत है, 15 को स्वीकृत है, बन रहा है। एगो तो यहां भी बन रहा है संदलपुर में। बोलो समझ में आ रहा है? तो 6 गो था, ये सरकार अपनी उपलब्धि गिना रही है कि हमको कम है, देख लो 6 था अभी 13 है। लालू यादव से पूछ लेना काहे ने दिया, अब 15 और कार्यरत। बोलो बुद्धि में आ रहा है? तो ये सब अपना सरकार गिनाती है, क्या उपलब्धियां गिनाती है, तो सरकार की उपलब्धि में है, ध्यान दो। नेक्स्ट, श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर में है, ध्यान रखना। क्यों याद रखना? क्योंकि करंट अफेयर में था। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जो बंबई का है, वो यहां रिसर्च सेंटर खोला है कैंसर के लिए, उसका नाम है होमी भाभा रिसर्च सेंटर कैंसर के लिए। आपसे जान के पूछेगा, तुमसे पूछ देगा कि श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बिहार में कहां है, तो उस समय कहेगा कि कितना कॉलेज है, सब याद करेंगे। नहीं, यहां टाटा अपना रिसर्च सेंटर खोला है, सरकार को पैसा दिया है कि कैंसर के लिए रिसर्च सेंटर टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल खोल रहा है, नाम है होमी भाभा कैंसर अस्पताल। बोलो क्लियर है सबको? कहां है? मुजफ्फरपुर। अगर बोले श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, तो कहना है श्री राम और जानकी, सीताराम सब आ गए तो समस्ती, पूरा दुनिया ही आ गया, समस्तीपुर। जनवरी 2024 में मुख्यमंत्री ने इसका उद्घाटन कर दिया, नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया है, ये पूछ सकता है। ठीक है, बस एक क्लास और लेंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज तो बिहार खत्म हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट वाइज पढ़ा देंगे, इस डिस्ट्रिक्ट में क्या, इस डिस्ट्रिक्ट में क्या। जैसे बापू टावर कहां लग रहा है, जल्दी बोलो, सबसे ज्यादा सीता जी की मूर्ति बड़ी कहां है। तो ऐसा ही सवाल आपको हम कल एक क्लास और लेंगे, सब डिस्ट्रिक्ट वाइज खत्म हो जाएगा। पहले बोलो दिमाग में आया, कैगो मेडिकल कॉलेज था, अब कैगो है, कैगो कार्यरत है? 13, अब बन रहा है नालायक, बन रहा है 15। तुम लोग तो एकदम खत्म है रे। बताओ टाटा कहां खोला है? मुजफ्फरपुर कैंसर अस्पताल। बोलो क्लियर है सबको? और अगर हम बोले कि श्री राम जानकी कहां है? समस्तीपुर। बताइए, हम लोग 5वां पर पहुंच गए हैं, बड़ा बड़ा खत्म हो गया, अब तो छोटा छोटा है। शिक्षा, शिक्षा सबसे बड़ा होता है, आप जानते हैं बिहार में शिक्षा पर कुछ ज्यादा ही फोकस है। सबसे पहला शिक्षा में शिक्षक भर्ती 2 लाख डाले, अरे हाँ या ना? और सरकार कह रही है कि अगला साल 20 लाख, अभी तो 2 लाख है, अगला साल 20 लाख शिक्षक की बहाली होगी। सीएम नारी शक्ति योजना, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको दे देगा सीएम नारी शक्ति योजना, तुम महिला सशक्तिकरण मार दोगे, तो आपको ध्यान रखना है नारी शक्ति योजना शिक्षा प्रक्षेत्र से है। इसमें है कि जो लड़की बीपीएससी निकाल ली 50,000 और यूपीएससी निकाल ली तो 1 लाख। ये बोलो, ये सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि है। बापू परीक्षा परिसर कुम्हरार में सरकार ने खोला है, 20,000 बच्चा ऑनलाइन एग्जाम एक साथ दे सकता है, उस सरकारी पेपर लीक होने का चांस नहीं। इंपॉर्टेंट है, कहां खुला है? कुम्हरार में। कुम्हरार में किस विद्यालय का जमीन है? तो पंचशील विद्यालय 2023 में ही बन के तैयार हो गया है, नीतीश कुमार वहां उद्घाटन के लिए गए थे। सरकार कह रही है कि जो बिहार बोर्ड का बच्चा है 10वां पास करेगा, 12वां पास करेगा, उसके लिए भी हमको सोचना। बिहार बोर्ड के मेधावी छात्रों को पटना प्रमंडल, प्रमंडल में क्या जिला है पटना में? 6, तो 6 जिला में कहीं भी निशुल्क आवासीय कोचिंग मिलेगा, रहो और कोचिंग भी पढ़ो, खान पीना सब आवासीय में सब आ गया। और पटना प्रमंडल, बिहार में क्या प्रमंडल है? अरे नालायक बोल ना रे, 9 गो है, तो 9 प्रमंडल में पटना हटा दी, कितना बचा? 8। 8 प्रमंडल जो बच गया उसमें भी निःशुल्क कोचिंग रहेगा, लेकिन आवासीय नहीं रहेगा। कोचिंग देंगे लेकिन रहने का जगह नहीं, बाकी तुमको यहां आना है तो रहो। मेधावी छात्र को सभी जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज चालू हो चुका है। सरकार की बात है कि हम चालू कर दिए, हर जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, मुंगेर में भी है, देख लिए ना। तो आप ध्यान दो, सर्व शिक्षा अभियान जो अटल बिहारी वाजपेयी चलाए थे, इस सरकार ने इस पर फिर से 14,596 करोड़, लगभग 15,000 करोड़ सर्व शिक्षा अभियान पे दिया है। सर्व शिक्षा अभियान पर 15, इधर देखिए, इधर काम है तो जाओ, नहीं तो डिस्टर्ब नहीं। 15,000 करोड़ सर्व शिक्षा अभियान पर सरकार ने दिया, ऐसे में तो कुछ ही सीखे नहीं पाएंगे। सर्व शिक्षा अभियान, बोलो क्लियर है? किसने शुरू किया था? अटल बिहारी वाजपेयी, 2001 में स्टार्ट किया। बड़गांव नालंदा में है। देखो ये सवाल पूछ सकता है आपसे, क्यों पूछ सकता है? क्योंकि यहां नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का भव्य इमारत बना है, इसलिए पूछ सकता है कि मोदी जी भी नालंदा आए थे। हम आपको पढ़ाएंगे राष्ट्रीय करंट अफेयर, तो उसमें पढ़ाएंगे। अब बिहार सरकार नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी कर रही है, एनओयू का मतलब नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, नालंदा खुला विश्वविद्यालय, उसको सरकार 121 करोड़ दे रही है कि बनाओ बिल्डिंग, ये बिहार सरकार दे रही है, मोदी जी अलग दी है।
अगर हम बात करें, अगला क्या था, कृषि, उद्योग, पर्यावरण, इतने को ना है जी। तो कृषि की बात करें, बस बहुत हम लोग समझ गए। आप बताओ, तुम लोग पढ़े हुए हो तो आपको क्लियर है। चौथा कृषि रोड मैप नहीं याद है? 50 बार पढ़ा दिए। 23 से 28 बिहार का कृषि तो अलग पड़ा। कितना खर्चा हुआ? 1.62 लाख करोड़। ये पढ़ाया हुआ है, कॉपी में देखना। 1.62 लाख करोड़। और इसमें बिहार सरकार एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड भी जीती है इस बार। अब देख लो कि 2022 इस बार जीत गई, मतलब 2023 में जीत गई, 24 में, 24 तो चल ही रहा है, 2023 में सरकार जीत गई। कि सर कह रहा है कि बिहार में 2023 में खूब प्रोडक्शन हुआ। कोरोना जैसा हालात के बाद बिहार इतना अच्छा रिकवरी किया है कि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन दिया है। और भारत सरकार ने बिहार गवर्नमेंट को एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड दिया है, कृषि में नेता का अवार्ड दिया कि एक नंबर अग्रणी है आप। 197 लाख मीट्रिक टन बिहार में रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। इससे ज्यादा उत्पादन बिहार में आज तक नहीं हुआ। क्लियर सबको? बिहार इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार देखो, इंपॉर्टेंट बात है कि 13 गो जैविक पट्टी विकास किया जाना है। 13 जिला में जैविक पट्टी, मतलब इस जिला में अब खाद का प्रयोग नहीं हो, यूरिया डालो, खाद नहीं डालो, पेस्टिसाइड, ये देख लो, जैविक पट्टी का विकास किया जाना है बिहार सरकार के लिए 13 जिला। 13 जिला कौन है? एकदम क्लियर है। 12 जिला गंगा नदी वाला याद है सबको? बोलो कौन? बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर, कटिहार। एगो नालंदा जोड़ देना, काहे कि नीतीश जी का घर यहाँ। तो नीतीश जी कहे कि हमारा ना घर नहीं होगा, मेरे घर में भी हम खाद वाला सब्जी नहीं खाएंगे, रिटायरमेंट के बाद भी ताजा मारेंगे। बोलो क्लियर सबको? तो 13 जिला आपको क्या याद नहीं है? याद है। इकोनॉमिक सर्वे ऐसा कहता है। उद्योग और उद्यमिता की बात करते हैं, बिहार बिजनेस कनेक्ट, ये एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको एकदम याद रखना ही रखना है। बिहार बिजनेस कनेक्ट बिहार सरकार ने ऑर्गेनाइज किया था पटना के ज्ञान भवन में। 2023 में एक समारोह बनाया, बिहार बिजनेस कनेक्ट। इसमें आपको जान के आश्चर्य होगा कि 600 निवेशकों ने हिस्सा लिया। कुछ देश के थे बड़े बड़े निवेशक, कुछ विदेश के। इसी में टाटा भी आया था, और टाटा के तरफ से टाटा मेमोरियल मुजफ्फरपुर, तुम देख रहे हो, याद है ना सबको? अभी तुरंत बताया, कैंसर हॉस्पिटल। क्लियर है? तो 600 निवेशक आए थे। कहां हुआ था बिहार बिजनेस कनेक्ट? ज्ञान भवन पटना, 13 दिसंबर 14 दिसंबर 2023। दिमाग में आ गया? एकदम याद रखना है, ये सबसे जरूरी इस बार का सवाल है। एगो विश्वकर्मा योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां हम बता रहे हैं बिहार बिजनेस कनेक्ट में सरकार ने कहा कि घबराइए नहीं, हम आपको, नहीं लिखा है क्या यहां? लॉजिस्टिक पॉलिसी बिहार 2023 में स्टार्ट किया। लॉजिस्टिक पॉलिसी क्या होता है? लॉजिस्टिक मतलब समझते हो? लॉजिस्टिक्स का मतलब होता है माल ढुलाई रे, माल ढुलाई। जैसे आप यहां बिजनेस कर रहे हैं और यहां रोड ही नहीं आ रहा है, माल ही नहीं जाएगा, तो कैसे बिजनेस करोगे? घाटा लग जाएगा। तो सरकार कह रही है हम लॉजिस्टिक पॉलिसी लगा रहे हैं, मतलब जहां आप फैक्ट्री लगाओ हम वहां रोड कनेक्टिविटी दे देंगे। यही नहीं, वहां गाड़ी भी चलने लग जाएगा और कोई चोर डकैत नहीं होगा। लॉजिस्टिक पॉलिसी यही है। दूसरा इसी में लाया गया है प्ले एंड प्लग, यहां नहीं लिखा हुआ है, ध्यान दो, प्ले एंड प्लग, छूट गया होगा। प्ले एंड प्लग की बात करें, अब प्ले एंड प्लग शुरू किया बिहार बिजनेस कनेक्ट ने। प्ले एंड प्लग का मतलब उल्टा बोल रहा है, प्लग एंड प्ले, PLUG, प्लग एंड प्ले, इसकी बात कर रहे हैं। तो प्लग का मतलब क्या होता है? कि खोसो और खेलो, यही ना मतलब है। कि मतलब यह है कि अगर आपको लैपटॉप पे काम करना है तो तुमको लैपटॉप लाने का जरूरत नहीं है, बिजली का नहीं सोचना। आओ हम ये देखो, प्ले एंड प्लग, जहां लिखा होगा कि प्ले एंड प्लग बिहार गवर्नमेंट, इसका मतलब उस घर में जाइए, वहां जगह में जाइए, आपको सारा व्यवस्था, AC लैपटॉप सब मिल जाएगा। बस आप स्टार्ट हो जाइए, खोसिए और शुरू होइए। आपका जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है बिहार सरकार लगा देगी। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब आधारभूत संरचना बिहार सरकार खुद बना देगी। तुम आओ, काम करो, जाओ। फिर तुमको सोचना नहीं कि कहां जाएगा लैपटॉप, कोई बात नहीं, कल आइए फिर नया लैपटॉप मिलेगा। इस सब व्यवस्था जो देख रहे हो, प्लग एंड प्ले, सरकार ने बिहार बिजनेस कनेक्ट 13-14 दिसंबर 2023 ज्ञान भवन पटना में 600 निवेशक आए थे, लॉजिस्टिक पॉलिसी और प्ले एंड प्लग शुरू किया। प्लग एंड प्ले दिमाग में आ गया? लॉजिस्टिक पॉलिसी का मतलब माल ढुलाई। आगे देखते हैं हम लोग, यहां देखो सबसे इंपॉर्टेंट, अब तो हाँ यहां लिखा हुआ है जी प्ले एंड प्लग, तो हमको लगा नहीं लिखा हुआ। यहां देखिए आपके सामने लिख दिया कि सिकंदरपुर औद्योगिक क्षेत्र बिहटा में सरकार ने प्लग एंड प्ले का उद्घाटन भी कर दिया। एगो प्लग एंड प्ले शुरू हो गया। कहां? बिहटा। बिहटा में कौन सा जगह? सिकंदरपुर औद्योगिक क्षेत्र, इसको बोलते हैं सिकंदरपुर इंडस्ट्रियल एरिया, सिया। अब भागलपुर में जाओगे तो बियाडा मिलेगा,
भागलपुर इंडस्ट्रियल एरिया, दिमाग में आ रहा है? अब बियाडा, भागलपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो बियाडा हो गया। इस सिकंदरपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी सियाडा होगा। अबे यार, प्लग एंड प्ले समझ गए बिहार बिजनेस कनेक्ट में। और मनरेगा में कितना पैसा सरकार दे रही है? 5,000 करोड़। आगे बोलते हैं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी, ये देखो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट बिहार सरकार की थी और इसमें 50,000 करोड़ का 50,000 करोड़ का निवेश पर समझौता सिग्नेचर भी हो गया। जो बिजनेसमैन निवेश करेगा उस सिग्नेचर भी दे दिया कि बिहार में हम फैक्ट्री खोल रहे हैं। 50,000 करोड़ का सिग्नेचर। अब 50,000 करोड़ मनरेगा, इसलिए साथ में लिख दिए, याद करना, इसका इससे कोई कनेक्टिविटी नहीं है। मनरेगा आप जानते हो, महात्मा गांधी नेशनल रोजगार गारंटी स्कीम। ये जो देख रहे हैं आप, 50,000 करोड़ इधर खर्चा है। अब 50,000 करोड़ बिजनेसमैन भी हमारे यहाँ आ रहा है। बिहार बिजनेस कनेक्ट कितना दिसंबर को हुआ? 13-14। कहां हुआ? ज्ञान भवन पटना। नहीं हुआ। प्लग एंड प्ले, दिमाग में आ गया प्लग एंड प्ले। और कौन सी पॉलिसी? लॉजिस्टिक्स पॉलिसी। ये देखो, हम आपको बोले थे कि सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई है इस बार तो ये पीएम विश्वकर्मा योजना। ये देखो, विश्वकर्मा योजना नरेंद्र मोदी जी शुरू किए हैं विश्वकर्मा पूजा पे। विश्वकर्मा पूजा आप जानते हैं 17 दिसंबर को होता है। 16-17 दिसंबर, 16 को कारखाना मनाता है, 17 दिसंबर आप देख रहे हो। हाँ वही सितंबर, 17 सितंबर। तुम लोग नहीं जानता था? हम बोल रहे दिसंबर तो बोल रहे हैं, तुम अपना सुनो। पीएम विश्वकर्मा योजना, हमको टोको नहीं, गाड़ी हम चला रहे हैं, सीट पर बैठो। मान लो कभी इधर उधर भी हो गया तो आके हैंडल घुमाने नहीं लग जाना, ज्यादा फिर मार देंगे ब्रेक है। अभी ध्यान दो, पीएम विश्वकर्मा योजना का बात करें तो विश्वकर्मा पूजा के दिन प्रधानमंत्री शुरू किया 17 सितंबर 2000। विश्वकर्मा कौन है? दुनिया बनाने वाले, ऐसा माना जाता कि दुनिया को बनाने वाले विश्वकर्मा भगवान। विश्वकर्मा, विश्व को कर्म मिला है, बोलो दिमाग में आ गया? तो बस यही समझना कि जो भी भारत बना रहा है छोटे छोटे रोजगार के करते हैं, जैसे कारपेंटर, नाई, आप कुछ भी ले लीजिए, कोई भी पेंटर, कुछ लो ना, कुछ बनाने वाला, छोटा छोटा जिसको कोई वैल्यू नहीं दे रहा, रिक्शा का पंचर बनाने वाला, कार का पंचर बनाने वाला, गाड़ी पंचर बनाने वाला, कुछ भी आप देख रहे हो। अगर किसी भी चीज को ठीक करने, जैसे वेल्डिंग करने वाला, अब रिक्शा चलाने, सेवा क्षेत्र नहीं लेना है, अपना कुछ कर रहे हो, कुछ नया कारपेंटर है, वो बना रहा है कुछ ना कुछ, उसको कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, क्या चले चले जा, कारपेंटर है, जा जाके रांदा मारते रहो, ऐसा। तो मोदी जी ने कहा कि विश्वकर्मा योजना के तहत हम ये बात व्यवस्था कर रहे हैं कि जो आज तक मेरा किसी योजना का लाभ नहीं लिए, वो विश्वकर्मा योजना के साथ जुड़ो। अगर तुम कुछ करते हो तो, नाई भी हो तो तुमको होना चाहिए। और सरकार कह रही कि हम एक कार्ड देंगे, उसका नाम होगा विश्वकर्मा कार्ड। जो विश्वकर्मा कार्ड देख रहे हैं, इस कार्ड में जैसे मान लो हम नाई, अब नाई बार बार बोल रहे हैं, तुम लोग गड़बड़ाना नहीं। अब मान लो कि हम नाई हैं, तो हम यहाँ हम अपना कर रहे हैं कि सर हमको बहुत टैलेंट है, तो मोदी जी हमको कार्ड दिए, उसका नाम हुआ विश्वकर्मा कार्ड। ये मेरा आईडी कार्ड है, मेरा फोटो रहेगा, सब कुछ रहेगा, मेरा फोटो सब कुछ है। अब इस कार्ड में अब हम कहीं भी जाएंगे, मान लो कि हम उत्तर प्रदेश चले गए, लखनऊ, लखनऊ में हमको कोई नाई के दुकान में रहना, क्योंकि हम वही टैलेंट, तो हम दिखाएंगे जी देखिए, तब विश्वकर्मा कार्ड, चलो इसका मतलब तुम सही जानता है, आ जाओ। बात समझ रहे हैं? कारपेंटर है, कहीं नौकरी चाहिए, अब दिल्ली गए, कोई हमको नहीं पहचान रहा है, अब हम बोले कि आपके यहाँ कारपेंटरी का काम है, हम बहुत अच्छा कर देंगे, वो कहेगा नहीं हमको नहीं करवाना तुमसे, दिखाओ तो कार्ड। तो कार्ड दिखा दिए, देखिए मोदी जी दिए हैं, बोला अरे बढ़िया, तुम आ जाओ मिस्त्री बढ़िया। क्या विश्वकर्मा कार्ड समझ गए? दूसरा, विश्वकर्मा कार्ड के में सरकार ने ये कहा विश्वकर्मा योजना में कि 18 व्यवसाय शामिल किया। अभी हम जो बताए सब 18 व्यवसाय टोटल, नाव धोने वाला, मछली का जाल बनाने वाला, मछली पकड़ने वाला, सब कला है, आर्ट है, तुमसे नहीं पकड़ाएगा मछली, तो कारण सब विश्वकर्मा योजना में। इसमें कह रहे हैं कि 18 वर्ष कम से कम उम्र होना चाहिए, तब आप आ सकते हैं, क्योंकि 18 वर्ष से नीचे तो काम ही नहीं करवाएंगे। गैर लाभकारी हैं, अगर अभी तक लाभार्थी नहीं है तो विल बी एलिजिबल, तो वह योग्य होगा। क्या योग्य होगा सर? रियायती दर पर उसको लोन दिया जाएगा, विश्वकर्मा कार्ड। अगर तुमको लोन नहीं लेना, अगर लोन लेना है तो लोन ले लो, लोन लेके अपना सैलून खोल दो। अगर लोन नहीं लेना है तो विश्वकर्मा कार्ड दिए, विश्वकर्मा कार्ड भी ले लो, लोन भी ले लो, या कार्ड लेके कहीं और जाके काम करो। तो विश्वकर्मा योजना आपको ध्यान रखना है, 17 सितंबर 2023 को मोदी जी स्टार्ट किए हैं। इसका बात वो 15 अगस्त 2023 को ही कर दिए थे, उसी में लखपति दीदी की बात की थी। यहां ध्यान दो, पर्यावरण जो 8वां और अंतिम है, पर्यावरण संरक्षण एवं हरित विकास, इस पे क्या है सर? इसमें है जल जीवन हरियाली। अभी तुमको पढ़ाए हुए हैं, ऐसा नहीं कहना कि सर ये तो नहीं पढ़ाए थे। जल जीवन हरियाली मिशन की बात करें तो सरकार अब तक 15.5 करोड़ पौधा रोप दी है।
सब खाली एक बार सुन लो, इसमें कोई वो इंपॉर्टेंट नहीं है। हरित आवरण सरकार, हाँ ये टारगेट है, सरकार कह रही है कि हमको को हरित आवरण बहुत कम। आपको याद है कितना परसेंट हरित आपको पढ़ा दिए हैं हम, 2019 का वन सर्वेक्षण रिपोर्ट पढ़ाए, बताओ बिहार सरकार का कितना परसेंट हरित आवरण है? 10.6%, 10.4%, सॉरी 10.6 तो फिर इकोनॉमिक सर्वे वाला, 10% है। सरकार कह रही कि हम 17% करेंगे, जबकि यूएन कहता है कि किसी भी राज्य में मिनिमम 33% जंगल होना चाहिए। सरकार कह रही है धीरे धीरे बढ़ाएंगे, 17% हमारा करने का लक्ष्य। अरे तुम लोग को याद है ना जंगल वाला, तो वृक्षावरण वनावरण ये सब पढ़ाए थे। सरकारी भवनों में ग्रिड कनेक्ट, अब देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जितना सरकारी भवन है, चाहे वो डीएम का ऑफिस हो, एसडीएम का ऑफिस हो, सरकार का कोई भी कारखाना हो, या ज्ञान भवन हो, या योजना भवन सरकार का, या आप देख रहे हैं कितना विश्वसरैया भवन है सरकार का, सबके छत पर सोलर पैनल लगा देंगे। सोलर पैनल लगा देंगे और उस सोलर पैनल से वो चीज चलेगा। बिजली अगर बनाना है तो सोलर पैनल से अपना ही बिजली बनाओ, बिजली सरकार का नहीं खरीदना। और ये भी कह रही है कि कोई अगर घरेलू उपभोक्ता बिजली बनाना चाह रहा है तो वो भी तुम अपना घर पे छत पे लगा लो सोलर लाइट। तुम ज्यादा बिजली, अगर तुम पहले तो अपना ही घर चला लो, ज्यादा बिजली उत्पादन है तो बिजली विभाग को कहना कि मेरे यहां बच रहा है, तो बिजली विभाग तुमसे खरीदेगी और तुमको पैसा देगी कि ले लो भाई बिजली पे तुम बनाया। सोच लो तो इस सोलर पावर कितना इंपॉर्टेंट काम है। सरकारी भवन पर लगाएंगे, बिजली विभाग को बच गया तो फ्री में दे दी कि ले लो। अगर आपको बिजली विभाग से नहीं खरीदना है, बिजली विभाग को बेचना है, तो तुम सोलर लाइट लगा लो और बिजली विभाग को बेच दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो इसका नाम आप देख रहे हैं, हरित आवरण बनाने सरकारी भवन पर ग्रिड कनेक्ट योजना या ऊर्जा संयंत्र। आपको ग्रिड कनेक्ट याद रखना। केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकार भी अनुदान देगी। केंद्र सरकार भी अनुदान देती है कि अगर आप सोलर पैनल लगाना चाहते हैं और 40,000 रुपया है तो केंद्र सरकार सीधा कहती है कि 32,000 में मिल जाएगा। और ई सरकार बोले कि हम भी 25% छोड़ेंगे। सरकार का है 25% और छोड़ दीजिए, 25/100 छोड़ दीजिए, 75 इसका लगेगा, 3/4 मात्र, तो 4 से 25 तो लगभग कितना हो जाएगा, 75% कर दो 30 का, तो 1,000 का 10 कितना हो जाएगा? तुम लोग को कुछ आ रहा है कि नहीं जी? 100 और 400 ये आ जाएगा 22,000 के आसपास आपको पड़ेगा। 40,000 का सामान 22 में पड़ रहा है। अब सोचो ये सरकार कह रही है कि हम भी 25 देंगे, तो याद रखना बिहार स्पेशल में सरकार 25 दे रही है, वहां पढ़ाएंगे तो केंद्र का पता चलेगा वो कितना दे रही है। आगे बढ़े। लास्ट ईयर के बाद आज की उपलब्धि, अब देखो ये सरकार कहती है देखो हम ये सब अचीव कर चुके हैं। अभी तक तो बजट आपका खत्म हो गया, अब क्या क्या अचीव कर चुके हैं ये देखो। सरकार कह रही है देश में सबसे ज्यादा वृद्धि दर हमारा, मेरे राज्य जितना कोई नहीं बढ़ रहा है। देखो हम ये कह रहे हैं कि केरल 91 नंबर लाता था या 98 नंबर लाता था, या हम कह रहे हैं केरल 95 नंबर लाता था, 90 ही ला रहा है छोड़ो। और इस साल केरल ने 94 नंबर लाया। बताओ उसका वृद्धि दर कितना है? 4/90 गुना में 100। नलायक दर पूछ रहे हैं, तो ये 0 से 0 कट गया, लगभग कितना आ जाएगा? 1/11 44, कितना आ जाएगा? 40/9, 9 चौके 36, 4 पॉइंट कुछ आ जाए। तो केरल का वृद्धि दर मात्र 4 आया। बिहार पिछला साल 10 नंबर लाया था, अबर 70 नंबर लाया। बताओ कितना वृद्धि दर है? 30/10 गुना 100, 0 0 कट गया, 300% वृद्धि है। बताओ वृद्धि दर ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ? अरे नहीं हुआ वृद्धि दर ज्यादा। तो हम ये कह रहे हैं कि वृद्धि दर से किसी राज्य को मत आंकना। कोई राज्य कहे कि हम बहुत फास्ट वृद्धि कर रहे हैं, कहना समझ गए तुम पहले बहुत कमजोर था, पहले फेल करता था आज पास कर रहा है। अरे बोलो है ना। तो कोई राज्य बोले हम बहुत फास्ट वृद्धि कर रहे हैं, तो आम जनता कहते हैं कि मेरे जितना वृद्धि दर है किसी का, इसका मतलब है कि आप पहले बहुत गड़बड़ थे। बिहार का वृद्धि दर 10% है, पूरे देश में अव्वल है। मतलब हम लोग पहले एकदम खत्म थे, अभी थोड़ा थोड़ा विकास चल रहा है। 10% वृद्धि दर है, आपको ये ध्यान रखना है। 10.6 आपको वैसे भी याद हो जाएगा, इकोनॉमिक सर्वे में भी आपको याद कराए कि पिछले साल के मुकाबले 10.6% बढ़ गया। 2 नंबर पर असम है, ज्यादा पीछे नहीं है, ये भी 10.1 है। दिल्ली 9.2% है। ये तीनों वृद्धि दर में तुम देखोगे केरल का वृद्धि दर बहुत कम होगा, मुंबई का वृद्धि दर बहुत कम होगा। कहना समझ गया। बिहार, असम और दिल्ली, ये 3 याद रखना। बिहार सरकार खुद ही डाटा दी है कि मेरा वृद्धि दर सबसे ज्यादा है पूरे देश में। कितना परसेंट है? 10.64%। 2022-23 में जीएसडीपी का आकार बेस ईयर पर, तुमको याद है इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ाए, बेस ईयर पर कितना था? 4.42 लाख करोड़ या 4.4 पढ़े थे, और अभी आधार वर्ष पर 9.76 लाख करोड़। बजट का बात बोले 9,76,000, याद है ना जी? क्या चीज? 10.64 तो लिखे हैं, क्या दिक्कत? यहाँ 2 होगा। 2,76,900 कितना था? 2,28,726, ये लाख करोड़।
इतना करोड़ है, तो 2 लाख आ गया तो 2.78, 2.78, ये थोड़ा सुधार लेंगे, कोई बात नहीं। नीचे देखिए, ड्रॉप आउट रेट, सरकार कहती है कि हमारे यहाँ लड़का जो पहले पढ़ के छोड़ देता था अब नहीं छोड़ रहा, ड्रॉप आउट रेट कहते हैं इसको। यानी सरकार कह रही है कि पहले प्राइमरी एजुकेशन में बच्चा 25% अब कम छोड़ रहा है, वृद्धि हुआ। ड्रॉप आउट रेट सरकार का, ये सब याद नहीं रखना है, बस ये याद रखना है कि सरकार का ड्रॉप आउट रेट में गिरावट हुआ। ड्रॉप आउट रेट किसको कहते हैं? पढ़ाई कर रहे हैं अब नहीं पढ़ेंगे, छोड़ दिए, काम करना, दिल्ली जाना पड़ा। सरकार कह रही है कि अब हमारे यहाँ लोग पढ़ते हैं, प्राइमरी, हायर प्राइमरी, उच्च प्राथमिक और सेकेंडरी, माध्यमिक, माध्यमिक तक की सरकार बात करती है, यानी कि 10+2 तक की बात करती है। 10+2 तो हायर सेकेंडरी हो गया, 10वां तक की बात करती है। आवासीय स्कूल की बात करें तो एससी के लिए पहले 66 स्कूल था और एससी एसटी के लिए 21, अपग्रेड कर दिया गया। एससी का 66 स्कूल और एसटी के 21 स्कूल को 10वां तक का पढ़ाता था, अब कहा 10+2 तक का अपग्रेड कर दिया। बात समझे? एससी एसटी स्कूल को अपग्रेड किया, सब खाली लिख दिए। हर घर नल का जल योजना सफल हो गया। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपको याद है हर घर नल का जल? एक है हर घर गंगा जल, वो अलग है। आइए, हर घर नल का जल, सरकार कहती है कि हमारे यहाँ जितना आपका घर है सब घर में हम नल लगा दिए हैं, भले पानी नहीं आ रहा हो अलग बात, लेकिन नल हम लगा दिए हैं, हर घर नल का जल पहुंच गया, इस सफल है। 2015 में जहां सिर्फ 2% घर में जल नल पहुंचता था, देखो वहां भी नल लगा हुआ है लेकिन पानी नहीं आता है, बात अलग है। तो हम कहें 2015 में 2%, लेकिन अब 100% घर में बिजली हो गया है, ये बात ध्यान रखना। लास्ट पेज है भाई, तुम लोग ऐसे ही हैरान हो रहा है अभी, ये तुम लोग तो बूढ़ा है रे। ध्यान दो, क्या कहना है? गैस पाइप, वो सर केंद्र सरकार का, अभी बिहार सरकार पढ़ा रहे। भारत सरकार की अगर हम बात करें तो जल शक्ति मंत्रालय जल जीवन सर्वेक्षण रैंकिंग में देश के टॉप 5 जिले में बिहार का 4 जिला है, आपको याद रखना है। ये देखो, सबसे अच्छा जल का सुविधा देश का टॉप 5 जिला, जल सर्वेक्षण की रैंकिंग दी, देश में 5 जिला टॉप किया, तो 4 को बिहार का है। कौन कौन जिला है सर? शेखपुरा, समस्ती, सुपौल, बांका। शेखू, समस्ती, सुपौल, बांका, दिमाग में सेट रखना, शेखू, समस्ती, सुपो, बांका। शॉर्ट ये हो गया, शेखू, समस्ती, सुपो, बांका। बोलो क्लियर रहेगा? ये चारों टॉप में, देश में 4 जिला हम लोग का बहुत बढ़िया चल रहा है, इसमें नल का सुविधा बहुत बढ़िया। आगे देखो, नीति आयोग की रिपोर्ट आती है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। मल्टी डायमेंशनल का मतलब बहुआयामी गरीबी सूचकांक। हालांकि यूएन ने बोला है, बहुआयामी का मतलब खाली ऐसे नहीं सोचना कि कमाता कितना, कमा रहे हो, खर्चा कुछ नहीं है, कपड़ा है, पहनने के लिए पैसा है, लेकिन कपड़ा फटल पहन के घूम रहे हो तो तुम गरीब हो, पढ़े ठीक से नहीं हो तो तुम गरीब हो। मल्टी डायमेंशनल का मतलब होता है कई आयाम में। हम लोग नेशनल में पढ़ेंगे कौन कौन सा आयाम, बिहार के समक्ष में खाली याद रखना है, देश में सबसे ज्यादा गरीब बिहार है, 2 नंबर पर झारखंड। ये जो देख रहे हो, आज भी देश में सबसे ज्यादा गरीबी कहां है? बिहार, और 2 नंबर पर झारखंड। बिहार सरकार कहती है घबराओ नहीं, बिहार में गरीबी दर में गिरावट आया है, पिछला साल और गरीब थे, अब कम हुए हैं, सबसे ज्यादा गरीबी में गिरावट बिहार में आया है। ये भी जान के आश्चर्य होगा, नीति आयोग कर रहा, हम नहीं कह रहे, बिहार सरकार नहीं करे, नीति आयोग, कि सबसे ज्यादा गरीबी दर में गिरावट बिहार। सोचो अभी भी सबसे गरीब हो तो पहले कितना गरीब थे, तो सोच लो कितना परसेंट गिरावट है, तो लगभग 18% गिरावट है। मतलब पहले अगर 100 आदमी गरीब था तो अभी 18 आदमी बाहर निकला है गरीबी से। ये बिहार सरकार और भारत सरकार की योजना ने निकाला है। भारत में 9.8% लोग गिरावट आया है, अब बिहार में 18 गिरावट है। सोचो बिहार भारत का दुगना गिरावट, बात समझ रहे हैं? बिहार भारत का कितना गुना, दुगना गिरावट है, ध्यान रखना। अगर हम आगे बात करें, देखो बिहार पर्यटन नीति आपको हम समझा दिए, पर्यटन हम आपको पढ़ा दिए, पर्यटन पर्यावरण सब पढ़ा है। पर्यटन नीति में क्या है कि बिहार 10 करोड़ अगर आप निवेश करिएगा बिहार में, अगर आप पर्यटन में, जैसे रोड बनाने के लिए सरकारें को 10 करोड़ दे दिए तो 10-30% सरकार उस पर सब्सिडी देगी। अगर 500 करोड़ 50 करोड़ निवेश करिएगा तो सब्सिडी सरकार 25% देगी। दिमाग में बस इतना सेट रखना कि अभी सब पूछेगा नहीं इतना, 10 करोड़ निवेश पर 25%, अब 50 करोड़ 30%, अब 50 करोड़ पर 25%, इतना सरकार छोड़ रही है कि इतना हम नहीं लेंगे। अगले 5 वर्ष के लिए अगर आप निवेश करते हैं बिहार में, इतना सब्सिडी भी देंगे। अब 5 साल तक अगर करोगे तो तुमको 100% रजिस्ट्रेशन फ्री। कोई अगर तुम जमीन लेते हो, किस लिए? रजिस्ट्री,
ये लेने नहीं कि हम घर बनाएंगे, हम अपना घर चलाएंगे, यहाँ हम अपना खेत ले रहे हैं, जमीन सरकार के लाओ रजिस्ट्री, रजिस्ट्री हुमच के लेती है। 2 लाख का जमीन है तो सरकार 43,000 44,000 रजिस्ट्री खींच लेती है, सरकार रजिस्ट्री खींच लेगी, वो रजिस्ट्री का पैसा सरकार। तुम जमीन खरीदोगे, तुमको कहेगा 7 लाख रुपया जमीन का दाम है, कहोगे वाह दे दो, इकट्ठा ले लिए। जैसे गए तो सरकार के 7 लाख दाम ना है, इसका 25% लाओ पहले हमको। अब 7 का 25% करोगे 1/4 आएगा, 1/2 से 35, 35 का 22.5, 22,500 यानी 2 लाख रुपया सरकार कहेगी लाओ हमको। तो जमीन था 7 लाख का, अब हो गया 9,20,000 का जमीन। अब सोचो 7 लाख का जमीन था, रजिस्ट्री कराने गए, सरकार ने कहा कि 9 लाख लाओ, 2 लाख इधर। लेकिन अगर आप घर के लिए जमीन, अपने लिए जमीन नहीं लेते, उद्यम करने के लिए जमीन लेते हैं कि हम फैक्ट्री खोल रहे हैं, सरकार कहेगी फ्री रजिस्ट्री, रजिस्ट्री फ्री, उद्यम करना लेकिन, और नहीं करोगे तो अगला साल पूछने आएंगे कि जी उद्यम तो यहां तक पहुंचा। एसजीएसटी में सरकार 80% छूट दे रही है कि अगर उद्यम लगाओगे तो तुमको राज्य सरकार 80% टैक्स भी नहीं लेगी, मात्र 20% टैक्स लेगी। यहां देखिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं बिहार का आईटी पॉलिसी। आईटी पॉलिसी का मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नीति। इसमें बिहार सरकार 2024 तक लागू करेगी, लागू हो गया है, 5 साल के लिए लागू है। क्या है इसमें? युवाओं के लिए लाभकारी योजना है, स्किल इकोसिस्टम को आगे बढ़ाना। इसमें कुछ है नहीं, सब ईवी पॉलिसी आपको पढ़ा दिए हैं कि अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते हैं बिहार में तो सरकार कह रही कि 2 चक्का 3 चक्का 4 चक्का लोगे, जैसे चलाने वाला लोगे कार अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो आपको 75% छूट मिलेगा। टोटो खरीद रहे हो 75% छूट, टेम्पो खरीद रहे हैं इलेक्ट्रिक पर चलने वाला 75, बस ले रहे हो इलेक्ट्रिक वाला 75% छूट। टैक्स सरकार ने, अब जो दाम है वो तो लगेगा, लेकिन जो सरकार रोड टैक्स लेती है, फलाना टैक्स, ये सब इंश्योरेंस 75% छूट। लेकिन अगर निजी वाहन ले रहे हैं, अब स्कूटी ले रहे हैं इलेक्ट्रिक वाला, तो सरकार 50% छूट दे रही है। महिला है, अगर ई वाला ले रहे हैं तो महिला को तो 100% छूट दे रही है। इसमें अगर महिला है तो कोई बात नहीं, 60% छूट है। यहां ध्यान दीजिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए फटाफट निकाल दी। ये याद रखना आपको, नवीकरणीय स्रोत का मतलब रिन्यूएबल सोर्स होता है। रिन्यूएबल सोर्स जैसे सोलर लाइट हो गया, ये सब रिन्यूएबल सोर्स है। इससे 2015-16 में सरकार 13% बिजली बनाती थी, अभी 23-24 में 31% बिजली बना रही है, और 24-25 में टारगेट है कि हम लोग सौर ऊर्जा से 35% बिजली बना ले। ये याद रखना टारगेट, हम आपको इकोनॉमिक सर्वे में भी पढ़ाएं। आगे देखिए, स्मार्ट प्रीपेड मीटर, आप देख रहे हो सब घर के बाहर मीटर लग गया। तो ये बिहार ऐसा करने वाला पहला राज्य है, और सिर्फ राज्य नहीं, पूरा दुनिया में पहला राज्य। पूरा दुनिया में कहीं पहले घर के बाहर प्रीपेड मीटर नहीं लगा था, बिहार सरकार ऐसा कर दी, और बहुत प्रशंसा हुआ। इतना प्रशंसा हुआ कि अमेरिका से टीम आया घूमने के लिए कि जरा देखें कैसा प्रीपेड मीटर है। देखा तो अमेरिका की टीम ने कहा कि वाह बड़ा बेजोर काम कर रहे हैं, ऐसा काम तो होना चाहिए, सराहना भी कर दिया। बड़ो क्लियर है कि नहीं है? ये आपका बजट अभी खत्म हो गया।